हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं व्हाट इज क्वेश्चन आवर एंड जीरो आवर, यानी कि प्रश्न काल क्या होता है एवं शून्य काल क्या होता है। लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कल जो हमारी इंडियन पॉलिटी की लाइव क्लास थी उसमें कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से हम उसको आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, तो कुछ टॉपिक उसमें छूट गए जिनको मैं यहाँ पर आपको अच्छे से बता रहा हूँ, है ना। तो पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं, देन आफ्टर हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज जीरो आवर एंड क्वेश्चन आवर। तो चलिए, सबसे स्टार्टिंग से मैंने आपको बताया था कि भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्लियर अनुच्छेद 79 में मेंशन किया है हमारे देश के संविधान में कि भारत में एक संसद होगी। संसद जो होगी इसका स्वरूप कुछ इस तरह होगा कि संसद के कुल 3 अंग होंगे, है ना। लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रपति को भी संसद का अंग माना है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि संसद के कुल कितने अंग होते हैं। आप क्लियर कह दोगे कि लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, संसद के 3 अंग होते हैं। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संसद के कितने सदन होते हैं, ठीक है ना, हाउ मेनी हाउसेस आर इन द पार्लियामेंट, तो 2 हाउस होते हैं, 2 सदन होते हैं। पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। आर्टिकल 81 डील करता है लोकसभा से और आर्टिकल 80 डील करता है राज्यसभा से। ये जनरल सी जो डिस्कशन है ये हमने कल जो है कि मैंने आपको बताई थी, हमने डिस्कस कर लिया था। अच्छा, राष्ट्रपति भी क्योंकि संसद का अंग माना जाता है, इसीलिए बहुत सारे बच्चों को राष्ट्रपति को लेकर कंफ्यूजन होता है। देखिए, राष्ट्रपति क्या होता है, क्या इसकी शक्तियां होती है, कैसे इसको इलेक्ट किया जाता है, कैसे इसको रिमूव किया जाता है, इन सब पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया, ठीक है ना। तो अगर आपको वो देखना है वीडियो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर आप जो है कि उसके लिंक इजीली पा सकते हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चों को ये डाउट रहता है कि क्या राष्ट्रपति संसद का अंग रहता है, तो क्या राष्ट्रपति भी संसद की प्रोसीडिंग्स में भाग लेता है क्या। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति संसद का अंग जरूर होता है, लेकिन वह ना तो इसकी प्रोसीडिंग्स में भाग लेता है, ना ही वह संसद के किसी भी सदन में बैठता है ना। यानी कि प्रेसिडेंट का एक अलग ही ऑफिस होता है, ठीक है ना। भारत में प्रेसिडेंट का एक अलग ही ऑफिस होता है, वो पार्लियामेंट में नहीं बैठता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, राष्ट्रपति का काम क्या होता है, तो देखिए, अगर हमें कोई भी बिल लेकर आए, अगर है ना कोई भी बिल लेकर आए, हमें कोई सा भी एक्ट बनाना है, ठीक है ना, तो हम सबसे पहले उसको इंट्रोड्यूस करते हैं लोकसभा में, देन आफ्टर वो जाता है राज्यसभा में। लास्ट में जब तक राष्ट्रपति अपनी सहमति ना दे दे, है ना, राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर ना कर दे, तब तक कोई सा भी बिल एक्ट नहीं बनता है, ठीक है ना। यानी कि कोई सा भी विधेयक जो है वो कानून नहीं बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो वहीं यहां पर थ्योरेटिकल लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति समय समय पर संसद के दोनों सदनों के लिए बैठक आमंत्रित करता है। दोनों सदनों द्वारा पास किया गया कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति प्रदान नहीं कर दे। इतना ही नहीं, जब संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन ना चल रहा हो और राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि यार इन परिस्थितियों में भी जो है कि हमें कोई सा एक कानून बनाना है या एक्ट बनाना है, तो वो एक ऑर्डिनेंस रिलीज कर सकता है। क्या होता है समझिए, देखिए, राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को ये पावर होती है, आर्टिकल 123 उसको ये पावर देता है कि राष्ट्रपति ऐसी सिचुएशन में जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं हो, यानी कि पार्लियामेंट का सत्र आयोजित नहीं हो रहा हो, तो ऐसी कंडीशन कब बनती है, उसके लिए वीडियो आपको थोड़ा सा आगे तक देखना पड़ेगा, क्योंकि आगे हमने डिस्कस किया है कि पार्लियामेंट में कितने सेशन होते हैं, है ना। तो जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो, या फिर मैं कह दूं कि जब लोकसभा सेशन में ना हो और राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि यार कोई सा भी एक इंपॉर्टेंट अर्जेंट कानून लेकर आना है, हमें एक्ट लेकर आना है, तो राष्ट्रपति को यह पावर होती है अनुच्छेद 123 के तहत कि वो अध्यादेश रिलीज कर सकता है, ठीक है ना। तो ये अध्यादेश क्या होता है, ये जानने के लिए भी आपको राष्ट्रपति वाला वीडियो देखना पड़ेगा, वहां पर मैंने बहुत अच्छे से इसको डिस्कस किया है। तो ये इसकी कुछ पावर होती है जो आपको ध्यान रखना है। चलिए, कुछ और बातें हैं जो कि आपको संसद के बारे में ध्यान रखना है, जैसे कि भारत में प्रधानमंत्री और मंत्री दोनों सदनों में से किसी भी एक का सदस्य हो सकते हैं। ध्यान देना, जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे कि आज हमारे मंत्री है कौन है, जैसे होम मिनिस्टर हो गया अमित शाह, ठीक है ना। तो अमित शाह लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी एक सदन के मंत्री हो सकते हैं, ठीक है। दोनों सदन के मंत्री नहीं हो सकते, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जितने भी सांसद होते हैं हमारे पार्लियामेंट में, हमारी संसद में, वो सभी किसी एक हाउस के, किसी एक सदन के मेंबर होते हैं, ना कि दोनों सदन के। किसी ऐसे व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री या मंत्री नियुक्त किया जा सकता है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना हो, परंतु उसे 6 महीने के पश्चात पद छोड़ना पड़ता है यदि इसी बीच वहां दोनों में से किसी सदन के लिए निर्वाचित ना हो जाए। सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए समझिए, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है, जैसे कि मान लो राहुल नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है ना, इसको राहुल गांधी से रिलेट मत करना। जैसे मान लो राहुल नाम का कोई एक व्यक्ति है, उसे हमें देश का प्रधानमंत्री बनाना है, ठीक है, तो बिल्कुल हम उसे बना सकते हैं, भले ही वो सांसद ना हो, कुछ भी नहीं हो, ठीक है ना, उसे हम देश का प्रधानमंत्री बना सकते हैं। लेकिन
उसे 6 महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट के यानी कि संसद के किसी भी दोनों में से एक सदन का मेंबर बनाना पड़ेगा। यानी कि उसे 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाने पड़ेंगे और चुनाव करवा के उसको सांसद बनाना पड़ेगा, तभी जाकर 6 महीने के बाद वो प्रधानमंत्री के पद पर आगे रह सकता है, अन्यथा उसको 6 महीने के बाद रिजाइन देना होगा। क्लियर मेंशन है ना? आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से आई थिंक। चलिए, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, तो पता ही है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। मंत्रिपरिषद जो होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ना कि राज्यसभा के प्रति। यदि एक सदन का कोई सदस्य दूसरे सदन के लिए भी चुन लिया जाता है, यानी कि मान लीजिए कोई ए नाम का व्यक्ति है जो पहले से लोकसभा का मेंबर है लेकिन उसको राज्यसभा के मेंबर के लिए भी चुन लिया गया, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? तो ऐसी कंडीशन में उसको इस्तीफा देना होता है किसी एक सदन से। आगे सभी को समझ में? तो पहले सदन में उसका स्थान उस तिथि से खाली हो जाता है जब वह अन्य सदन के लिए चुन लिया गया। जैसे मान लीजिए कल को अगर, जैसे निर्मला सीतारमण है, ठीक है ना, अभी मान लीजिए वो राज्यसभा से सांसद है, कल को अगर वो कहीं से इलेक्शन लड़ती है और वो जीत जाती है, मान लीजिए वो लोकसभा की मेंबर बन गई, तो जिस दिन वो लोकसभा की मेंबर बनी ठीक उसी दिन से उनको राज्यसभा की मेंबरशिप से इस्तीफा देना पड़ेगा, है ना। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही देख लिया कि कोई भी एक भी व्यक्ति, कोई भी सांसद जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक सदन का व्यक्ति रह सकता है, एक सदन का जो है कि मेंबर रह सकता है, ठीक है। इसी प्रकार यदि वह किसी राज्य विधानसभा के सदस्य के रूप में भी चुन लिया जाता है, हाँ क्लियर है, मतलब कहना सिर्फ ये चाह रहा है कि कोई भी व्यक्ति भारत में सिर्फ और सिर्फ एक हाउस का मेंबर रह सकता है, चाहे फिर वो लोकसभा हो, चाहे फिर वो राज्यसभा हो, चाहे फिर वो विधानसभा हो या फिर विधान परिषद हो, है ना। यानी कि सेंट्रल एज इट इज स्टेट, दोनों के रेस्पेक्ट में सेम सिचुएशन जो है कि ये काउंट की जाती है। लास्ट पॉइंट है, यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि तक सदन की किसी बैठक में अनुपस्थित रहता है तो उसको जो है कि रिक्त घोषित कर सकता है। हाँ भैया, ये अधिकार रहता है, ठीक है ना। किसको अधिकार रहता है? तो ये लोकसभा में जो उसका स्पीकर रहता है उसको ये अधिकार रहता है, राज्यसभा में चेयरमैन को ये पावर रहती है कि अगर कोई सदस्य है लोकसभा या राज्यसभा का, है ना, या फिर इधर विधानसभा का या विधान परिषद का, अगर वो बिना बताए, है ना, बिना बताए वर्ड यूज कर रहा हूं मैं यहां पर, अगर वो बिना बताए 60 दिन तक लगातार गायब रहता है या फिर इनकी प्रोसीडिंग्स में शामिल नहीं होता है, तो फिर उसको जो है कि उस पद को, उसके पद को रिक्त मान लिया जाता है, ठीक ना, उस पद को खाली मान लिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे हम डिस्कस करेंगे संसद में कितने सत्र होते हैं, सेशन होते हैं, है ना। वैसे मैंने पहले एक वीडियो में ये डिस्कस अच्छे से किया, लेकिन मैं आपको बता देता हूं 3 जनरली सेशन होते हैं पार्लियामेंट में। पहला होता है बजट सेशन, दूसरा होता है मानसून सेशन और लास्ट होता है विंटर सेशन, ठीक है ना। देखिए ये जो बजट अधिवेशन होता है, इसे अधिवेशन भी कहते हैं, इसे सत्र भी कहते हैं, इसे सेशन भी कहते हैं। ये होता है जनरली फरवरी से लेकर मई तक, ठीक है। मानसून जो सेशन होता है ये होता है जुलाई से लेकर अगस्त तक और नवंबर से लेकर दिसंबर तक होता है विंटर सेशन, या जिसे हम हिंदी में कहते हैं शीतकालीन अधिवेशन। लेकिन ये है लोकसभा के संदर्भ में। राज्यसभा के संदर्भ में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। देखिए डिफरेंस कुछ नहीं होता, सिर्फ जो बजट सेशन है इसको 2 पार्ट में ये लोग डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा क्यों करते हैं वो मैं डिस्कस करूंगा आगे, जब लोकसभा और राज्यसभा की कुछ पावर्स के बारे में जब मैं डिस्कस करूंगा आगे, तब मैं उसको बताऊंगा, है ना। वैसे मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ है अच्छे से, लेकिन अभी क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं जनरली, आप ये समझिए कि जनरली होते हैं 3 सत्र, लेकिन राज्यसभा के संदर्भ में ये 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए सभी को पता है लोकसभा का एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, सेम एज इट इज राज्यसभा में भी जो है कि एक चेयरमैन होता है, एक डेप्यूटी चेयरमैन होता है, ठीक है। तो ये तो आपको मैंने पढ़ा दिया था। आगे हम डिस्कस करते हैं। अब जो मेन मुद्दा हमें डिस्कस करना है कि भैया संसद में आखिर होता क्या है। दिन भर ये जो नेता लोग संसद में, पार्लियामेंट में बैठते हैं तो ये करते क्या है ना, उनका शेड्यूल क्या रहता है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर क्लियरली संसद की पूरी कार्रवाई समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो आई थिंक आपको समझ में भी आएगी, और अगर आपको उसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखिए जनरली जो सदन है, यानी कि कोई सा भी हाउस है, चाहे वो लोकसभा हो या चाहे वो राज्यसभा हो, तो संसद में उसका टाइमिंग स्टार्ट हो जाता है सुबह 11 बजे से लेकर, है ना। जनरली 10 बजे तक से रहता है इसका, लेकिन मतलब 11 बजे से क्लियरली स्टार्ट हो जाता है। ये 11 बजे से लेकर जो लोकसभा है ये चलती है 6 बजे तक और राज्यसभा चलती है 5 बजे तक। लेकिन इसके बीच में होता क्या है, देखिए 11 से 12 बजे का जो पहला घंटा होता है ना, फर्स्ट आवर, पहले घंटे में ही जो है कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए इसे नाम दे दिया गया क्वेश्चन आवर, या फिर हिंदी में मैं इसे कह दूं प्रश्न काल, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो
संसद का पहला घंटा है नहीं, अ वेरी फर्स्ट आवर ऑफ पार्लियामेंट विच इज कॉल्ड क्वेश्चन आवर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि संसद का पहला जो घंटा होता है 11 बजे से लेकर 12 बजे तक, ये एक घंटा कहलाता है क्वेश्चन आवर या फिर प्रश्न काल, है ना। आगे हम डीपली इसको डिस्कस करने वाले हैं। 12 से 1 बजे का जो टाइम पीरियड रहता है इसे हम कहते हैं शून्य काल, है ना, इंग्लिश में से कहते हैं जीरो आवर, ठीक है। अच्छा, 1 बजे बाद फिर लंच हो जाता है ना। देखिए ये सिंपल है, जैसे आप स्कूल में पहले पढ़ते थे तो आपने देखा होगा कि हमारा जो स्कूल है वो 2 शिफ्ट में लगता है, पहला रेस्ट या लंच के पहले और दूसरा लंच के बाद। सेम एज इट इज संसद में भी जो पहला सेशन है यानी कि जो क्वेश्चन आवर और जीरो आवर है, ये लंच के पहले का टाइम है और बाद में फिर जो है कि गवर्नमेंट के जितने भी काम है, चर्चा वर्चा और ये सब चलते रहते हैं, ठीक है, मोशन वगैरह ये सब बाद में चलते रहते हैं। ध्यान देना है आपको, 11 बजे से लेकर 12 बजे तक पहला घंटा क्वेश्चन आवर होता है, 12 से 1 जीरो आवर होता है, 1 से 2 लंच होता है और फिर 2 से लेकर 5 तक चलती है राज्यसभा और 2 बजे से लेकर 6 बजे तक चलती है लोकसभा। अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज क्वेश्चन आवर या फिर प्रश्नकाल क्या होता है। देखिए क्लियरली नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रश्नकाल यानी कि प्रश्न मतलब क्या होता है, क्वेश्चंस, यानी कि इस सेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन कौन पूछता है, देखिए इसके पहले आपको 2 चीजें समझनी पड़ेगी। पहली, जो हमारी पार्लियामेंट होती है उसमें जो मंत्री होते हैं, ठीक है ना, जाहिर सी बात है कि पार्लियामेंट में कुछ लोग ही मंत्री होते हैं, है ना, सभी जो सांसद है वो मंत्री नहीं हो सकते, ठीक है। तो जो मंत्री होते हैं उन्हें हम कहते हैं सरकारी सदस्य, और जो मंत्री नहीं होते हैं लेकिन वो पार्लियामेंट का एक पार्ट होते हैं, यानी कि वो सांसद तो होते हैं लेकिन मंत्री नहीं होते, उन्हें हम कहते हैं प्राइवेट मेंबर या फिर उन्हें हिंदी में कह देते हैं गैर सरकारी सदस्य, ठीक है। होता क्या है, जो प्रश्नकाल का समय होता है इसमें कोई भी गैर सरकारी सदस्य या कोई भी प्राइवेट मेंबर किसी भी मंत्री से, ठीक है ना, यानी कि सरकारी सदस्य से क्वेश्चन करता है, ठीक है ना। यूजुअली ये क्वेश्चंस करता है मिनिस्टर्स से और उनको इसका आंसर देना पड़ता है, लेकिन इसमें एक शर्त है भैया। शर्त क्या है, जो क्वेश्चन आ रहे हैं इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं या जितने भी प्रश्न हैं उनकी पहले ही सूचना दी जानी चाहिए किसको, जो पार्लियामेंट के जो अधिकारी है ना, जिसमें महासचिव आते हैं, तो उनको पहले कितने 10 दिन पूर्व उनको सूचना दी जाती है, उनको पहले ही क्वेश्चन बता दिए जाते हैं कि भैया हम जो है कि इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछने वाले हैं तो आप बता दीजिएगा। और हमें फिर वो जो अधिकारी होता है ना, फिर वो बता देता है आगे चेयरमैन को, है ना, फिर चेयरमैन उसको टाइम अलोकेट कर देता है कि ठीक है आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो ये पूरी प्रोसीडिंग्स होती है। तो प्रश्नकाल से आपको ध्यान ये रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन ही आता है कि कितने दिन पहले का एक शॉर्ट नोटिस देना पड़ता है, तो 10 दिन पूर्व, ठीक है। क्वेश्चन आवर किस समय पर जो है कि डिस्कस, यानी कि कौन से समय काल जो है ये पार्लियामेंट में क्वेश्चन आवर में गिना जाता है, तो पहला घंटा 11 बजे से लेकर 12 बजे तक। इसमें जब प्रश्न पूछे जाते हैं किसी भी प्राइवेट मेंबर द्वारा किसी भी मिनिस्टर्स से, तो वो प्रश्न 3 तरीके से हो सकते हैं। देखिए पहला जो तरीका होता है उसे हम कहते हैं ओरल तरीका, यानी कि बोलकर, है ना, यानी कि उसको लगा कि यार मुझे मंत्री जी से कुछ पूछना है तो वो बोलकर जनरली कुछ भी पूछ लेता है, उसे हम कहते हैं स्टार्ड क्वेश्चन या फिर जिसे हिंदी में कहते हैं तारांकित प्रश्न। दूसरा तरीका होता है रिटन फॉर्म में, है ना, उसे हम कहते हैं अनस्टार्ड क्वेश्चन। और लास्ट होता है एक शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, है ना। तो ये तीनों क्या होते हैं आइए समझते हैं। देखिए सबसे पहले समझिए स्टार्ड क्वेश्चन या फिर तारांकित प्रश्न क्या होता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, तारांकित प्रश्न यानी कि इस पर स्टार लगा हुआ होता है, ठीक है, जो ये बताता है कि भैया यहां पर मंत्री जी को ओरली आंसर देना है। ओरली मतलब बोलकर आंसर देना है, ठीक है, क्लियर लिखा हुआ है। इन प्रश्नों के ऊपर तारा लगा होता है, इसीलिए इन्हें तारांकित प्रश्न कहते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर सदन में मौखिक रूप से दिए जाते हैं ना, ओरली दिए जाते हैं। तारांकित प्रश्नों के साथ साथ अनुपूरक प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं या पूछ सकते हैं। थोड़ा सा एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझना सब लोग। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए हमारे एक मिनिस्टर है, जैसे उनका नाम है, होम मिनिस्टर का एग्जांपल ले लीजिए अमित शाह जी, है ना। कल को अगर राहुल गांधी कहे कि भैया मुझे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना है, ठीक है, राहुल गांधी अगर वो कह दे, ये देखिए राहुल गांधी दिख रहे हैं, तो इन्होंने कह दिया लोकसभा में कि आप मुझे बताइए कि इंटेलिजेंस से आपको पहले ही खबर मिल गई थी कि नक्सलाइट जो है हमला करने वाले हैं हमारे जवानों पर, तो फिर आपने एक्शन क्यों नहीं लिया, ठीक है। इसके संदर्भ में अमित शाह अब जवाब देंगे, ठीक है। तो यह जवाब होता है ओरली, है ना, जैसे डिबेट टाइप होता है ये, तो ओरली वो उसका जवाब देंगे। फिर उनको लगेगा कि अच्छा कि हमें पता नहीं था और हमें ऐसा कुछ नहीं पता चला। फिर राहुल गांधी फिर वापस से क्वेश्चन पूछेंगे, अरे ऐसे कैसे पता नहीं चला, मीडिया तो कह रही है कि पहले ऐसी सूचना मिल गई थी। यानी कि यहां पर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर चलता रहता है, ठीक है। तो यहां पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं।
आ रही सभी को समझ में, जिसे हिंदी में कहते हैं पूरक प्रश्न। तो साथ ही साथ किसी प्राइवेट मेंबर को मंत्री जी से क्वेश्चन पूछने के साथ साथ अनुपूरक प्रश्न पूछने की भी परमिशन यहां पर रहती है, और मैक्सिमम 20 अनुपूरक प्रश्न वो पूछ सकता है, ठीक है ना, यानी कि 20 क्वेश्चंस वो पूछ सकता है। अब समझिए अनस्टार्ड क्वेश्चन क्या होते हैं। देखिए अनस्टार्ड मतलब गैर तारांकित प्रश्न। देखिए मैंने यहां पर ग्रीन, व्हाइट और थोड़ा सा लाइट पिंक, ये तीन जो कलर है इसमें इसको इसलिए बनाया है क्योंकि ये तीनों कलर में ही पार्लियामेंट में क्वेश्चंस रखे जाते हैं, है ना, ताकि इनके कलर के माध्यम से समझ में आ जाए कि अच्छा ये किस टाइप के क्वेश्चन है। तो जो कलर मैंने जिस टाइप में मेंशन किया है सेम एज इट इज ये पार्लियामेंट में ऐसा मेंशन किया जाता है ना। तो जो अनस्टार्ड क्वेश्चन होता है, जो गैर तारांकित प्रश्न होता है, ये क्या होता है, तो ये पहले ही 10 दिन पहले लिख कर दे दिया जाता है मंत्री जी से। जैसे कि मान लीजिए किसी को कुछ पूछना है कि बजट में आपने जो है कि शिक्षा पर कितना पैसा जो है कि एलोकेट किया है, किसी मंत्री से पूछना है, शिक्षा मंत्री से, ठीक है, तो फिर वो लिख कर देगा कि हमने इतना इतना पैसा यहां पर एलोकेट किया है, और ये सारी बात हो गई। तो ये रिटर्न फॉर्म में होता है। अब जाहिर सी बात है, एक लॉजिक लगाइए कि रिटर्न फॉर्म में होता है तो पहले उसको क्वेश्चन जो है कि मंत्री जी को लिखकर क्वेश्चन देंगे, फिर मंत्री जी वापस से जो है कि उसका आंसर देंगे। तो हैंड टू हैंड को इतनी जल्दी तो उसको पड़ेगा नहीं कि वो उसी दिन उसको पढ़ के और वापस उसी दिन दूसरा क्वेश्चन दे दे मंत्री जी को, है ना। तो इसीलिए यहां पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने की गुंजाइश नहीं रहती है, यानी कि यहां पर अनुपूरक प्रश्न या पूरक प्रश्न पूछने की यहां पर परमिशन नहीं रहती है। अच्छा ये मैं आपको एक दिन का बता रहा हूं, है ना, अगले दिन वापस से वो क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन एक दिन का बता रहा हूं। जैसे कि जो स्टार्ट क्वेश्चन है तो वो भी एक दिन में मैक्सिमम कितने पूछे जा सकते हैं, मैक्सिमम ये एक दिन में पूछे जा सकते हैं कितने, 20। आगे बात समझ में। और जो अनस्टार्ड क्वेश्चन है ये 230 पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये अलग अलग, इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, ठीक है ना। अलग अलग 230 तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं एक साथ, लेकिन किसी एक क्वेश्चन का वापस सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये इसमें परमिशन नहीं है, ठीक है। तीसरा आता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, अल्प सूचना। क्लियरली समझ में आ रहा है, अल्प सूचना मतलब बहुत कम समय में। देखिए मान लीजिए कोई सा सीरियस मैटर हो गया है, ठीक है, जैसे अभी नक्सलाइट हमला हुआ। अब भैया ऐसे हमले में अब पता थोड़ा ना था कि ये होगा, मान लीजिए, क्योंकि 10 दिन पहले किसको पता होगा कि ये होगा, है ना। मान लीजिए कोई प्राइवेट मेंबर है जो होम मिनिस्टर से पूछना चाहता है कि बताइए आप क्या क्या हुआ था वहां पर और हमारे कितने जवान शहीद हुए। तो ऐसे क्वेश्चन जो कि बहुत कम समय में वहां पर रखे जाते हैं, यानी कि 10 दिन की सूचना जो है कि इसमें अनिवार्य नहीं है। यहां पर मिनिमम 10 दिन के अंदर अंदर कितने भी दिन हो सकते हैं वो, है ना, चाहे वो 1 दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकता है। यानी कि कुछ सीरियस मैटर पर अगर कुछ क्वेश्चन पूछना है तो उन्हें हम कहते हैं शॉर्ट नोटिस्ड क्वेश्चन या अल्प सूचना प्रश्न। देखिए ये यहां पर लिखा हुआ है, दे कैन आस्क बिफोर गिवन ए नोटिस ऑफ 10 डेज, यानी कि 10 दिन कंपलसरी नहीं है, 10 दिन के पहले भी एक नोटिस देके हम पूछ सकते हैं। आगे सभी को बात समझ में। जबकि स्टार्ड क्वेश्चन और अनस्टार्ड क्वेश्चन में आपको मिनिमम 10 दिन का देना पड़ता था, है ना, यानी कि 10 दिन पहले तो आपको क्वेश्चन देने पड़ते थे, फिर उसके बाद में उनका रिप्लाई आता था। लेकिन यहां पर 10 दिन की बाउंडेशन नहीं है, 10 दिन के पहले भी आप दे सकते हो, यानी कि दूसरे दिन आप दे सकते हो, तीसरे दिन आप दे सकते हो। तो सेम एज इट इज ये इसमें मेंशन किया गया है। आप इनको पढ़ लेना हिंदी में तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए अब देखिए इन तीनों के अलावा भी एक फोर्थ टाइप का क्वेश्चन होता है, ये होता है क्वेश्चंस टू प्राइवेट मेंबर्स, यानी कि गैर सरकारी सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्न। मैंने अभी आपको समझाया था कि जो गैर सरकारी सदस्य होता है या प्राइवेट मेंबर होता है वो कौन होता है, तो वो पार्लियामेंट का तो एक सदस्य होता है, लेकिन वो मंत्रिमंडल में नहीं रहता है, यानी कि वो मिनिस्टर नहीं होता है। तो जो स्टार्टिंग के 3 टाइप हमने पढ़े, है ना, कौन कौन से, तारांकित के बाद में अनस्टार्ड, है ना, जिन्हें क्या कहते हैं गैर तारांकित, और तीसरा अल्प सूचना। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी प्राइवेट मेंबर के द्वारा किसी भी मिनिस्टर यानी कि सरकारी मेंबर से। लेकिन जो हमारा फोर्थ टाइप का जो हम पढ़ रहे हैं अभी, ये जो फोर्थ टाइप का जो प्राइवेट है, ये कोई भी सदस्य संसद का किसी भी मेंबर से पूछ सकता है। जाहिर सी बात है, क्योंकि संसद का कोई भी मेंबर है तो वो सांसद तो होगा। अब सांसद को थोड़ी बहुत तो पावर रहती है ना, मंत्री से हालांकि उसको कम रहती है, लेकिन फिर भी पावर अपने आप में रहती है उसको। तो मान लीजिए कल को किसी सांसद से किसी को क्वेश्चन पूछना है, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ के अभी सांसद कौन है, देवास शाजापुर क्षेत्र के हैं हमारे सोलंकी, है ना, महेंद्र सिंह सोलंकी। अगर उनसे किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन क्योंकि वह एक प्राइवेट मेंबर है इसीलिए उनसे पूछ रहे हैं, इसीलिए उस क्वेश्चन को हम इस कैटेगरी में डाल देंगे जिसे हम कहते हैं गैर सरकारी सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्न।
आगे सभी को बात समझ में? यानी कि जरूरी नहीं है कि आप मंत्री जी से ही सवाल पूछे, आप किसी भी सदस्य से सवाल पूछ सकते हैं। इसे हम कहते हैं क्वेश्चंस टू प्राइवेट मेंबर। अब देखिए जो ओवीसी जी है ना, ये किसी व्यक्ति से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना, किसी प्राइवेट मेंबर से, तो इसे हम डाल देंगे गैर सरकारी सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्नों में। अब समझिए शून्यकाल क्या होता है, जीरो और क्या होता है। देखिए जैसा कि नाम से आपको पता पड़ रहा होगा जीरो और, इसका मतलब ये, जीरो और का मतलब ये है कि हम इसमें पूर्व सूचना नहीं देंगे, है ना, कोई सूचना नहीं देंगे, हम तत्काल इमीडिएट रिएक्शन लेंगे हम यहां पर, ठीक है ना, ऑन द स्पॉट। जैसे कि बिना सूचना के कोई भी प्रश्न अगर पूछा जाता है तो उसे हम कह देते हैं जीरो और, ठीक है ना। देखिए ये जो जीरो और है ये क्यों मेंशन किया गया, पहले तो ये समझिए। देखिए जो हमारा टाइम पीरियड था 11 से 12, उसमें तो हम क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे टॉपिक बचते थे जिन पर इमीडिएट संसद में जो है कि बहस होना बहुत आवश्यक है ना। तो ऐसी कंडीशन में 12 से 1 का जो टाइम पीरियड है ये होता है जीरो और इसमें ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनमें कोई भी पहले प्रायर परमिशन या प्रायर नोटिस इसमें नहीं दिया जाता है ना, बिना सूचना के ही प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो संसद में आपने देखा होगा जो सबसे ज्यादा जो हंगामा होता है वो इसी टाइम में होता है, शून्यकाल में ही सबसे ज्यादा हंगामा होता है, ठीक है ना। तो ये है। अब देखिए जो जीरो और है इसका कॉन्सेप्ट ना तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना ही ये पार्लियामेंट्री रूल गाइड में है। ये जो वर्ड है जीरो और ये मीडिया ने दिया है, ठीक है ना, ये लगभग 1962 में आया था ये वर्ड, तो ये मीडिया ने दिया है। इसके बारे में ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है ना ही इसके बारे में पार्लियामेंट्री रूल गाइड में मेंशन है, तो इसीलिए आपको ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप पढ़ लेना इसको अच्छे से, तो आपको और जो है कि शुद्ध हिंदी और शुद्ध इंग्लिश में आपको पता चल जाएगा। मैं आपको बिल्कुल बेसिक गांव की भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाए कि व्हाट इज क्वेश्चन आवर एंड व्हाट इज जीरो आवर। चलिए ये होता है। लास्ट में एक और आपको जानना चाहिए, एक होता है हाफ एन आवर डिस्कशन। ये क्या होता है सुनिए। देखिए आधे घंटे की चर्चा इसे इंग्लिश हिंदी में कहते हैं। क्लियर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कोई ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर सदन में पहले दिया जा चुका हो, है ना, तथा इस प्रश्न का संबंध लोक महत्व यानी कि जो पब्लिक वेलफेयर है उससे संबंधित है, ये का हो रहा हो, साथ ही तारांकित यानी कि स्टार्ड, अनस्टार्ड या फिर शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन का ये सब्जेक्ट रहा हो, तो जाहिर सी बात है वो तो रहेगा। इस प्रश्न पर आधे घंटे की चर्चा लोकसभा में सप्ताह में 3 दिन हो सकती है साहब। कौन कौन सा? मंडे, है ना, वेडनेसडे और फ्राइडे, यानी कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, ये 3 दिन इसमें जो है कि आधे घंटे की चर्चा की जाती है ना। तो ये, लेकिन जब चर्चा की जानी है इसके पहले इसको लगभग 3 दिन पहले जो है कि पूर्व सूचना लिखित में उनको देनी होती है और ये लिखित में ही चलता रहता है, तो इसीलिए इसे कहते हैं आधे घंटे की चर्चा। तो आई होप दोस्तों कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ जो है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारे थोड़े से मोटिवेशन मिल सके। एंड अगर कुछ क्वेरीज है, कुछ डाउट है तो लेट मी डू इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं आपको उनके आंसर्स देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच। अच्छा, जो अगला हमारा वीडियो है आने वाला है उसमें मैं आपको मोशंस के बारे में बताऊंगा, है ना, जैसे कि सेंसर मोशन क्या होता है, मोशन ऑफ थिंग्स क्या होता है, कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, तो इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।